टू लर्न कर क्लासेस। आई होप सभी जो है बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज हम करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स का वन शॉट रिवीजन, पूरा कंप्लीट चैप्टर इन वन शॉट रिवाइज करने वाले हैं हम आज के सेशन में। तो जल्दी आ जाइए सभी बच्चे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर टुडेज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कंप्लीट इशू ऑफ शेयर्स बहुत बहुत अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। सारे के सारी कंसेप्चुअल बातें, सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज के सेशन में रिवाइज करेंगे ऑफ इशू ऑफ शेयर। एंड आपके जो भी डाउट्स है टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। आज के सेशन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम करने वाले हैं। So जल्दी जल्दी आ जाइए, एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स फॉर योर टर्म वन बोर्ड्स। ठीक है जी, तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन विद द कंपनी कि इशू ऑफ शेयर्स कहाँ पर होते हैं और इशू ऑफ शेयर्स का कंसेप्ट कहाँ से अराइज हुआ, शेयर्स क्या है, कंपनी में शेयर्स क्यों इशू होते हैं, सारी टोटल बातें स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद कंपनी की कंपनी कौन है। ठीक है जी, सो कंपनी बेसिकली अ जॉइंट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल person created by law having separate entity distinct from its members with a perpetual succession and common seal। ये बेसिक सी बात है, हमें पता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी अपनी पहचान होती है। ठीक है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी अपनी पहचान होती है। हाय हिंदी मिक्स। चलिए, अब देखो, एक पहचान अपनी कंपनी की है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि अपने आप में ही एक अलग पर्सन है जो ओनर से अलग है और बाकी सारे लोगों से अलग चलती है। ठीक है, कंपनी का मतलब ये है। समझ आया कि कंपनी क्या है। अब सबसे पहली बात, कंपनी हमें इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ये देखना है कि कंपनी और शेयर्स का क्या रिलेशन है। एक बात हमने सुनी है, हम हमेशा सुनते रहते हैं कि इस कंपनी का शेयर इतना अप जा रहा है, उस कंपनी का शेयर मार्केट में इतना अप जा रहा है। तो एक्चुअल में पहले हम आज से ये समझने वाले हैं कि उन शेयर्स की स्टोरी क्या है, कंपनी शेयर्स इशू क्यों करती है, एंड फर्दर उन शेयर्स की वैल्यू को कैसे अकाउंटिंग टर्म्स में लिखना है। ठीक है जी, क्लियर हुई इतनी बातें। चलिए, अब एक बात मुझे सोचकर बताना कि टाइप्स ऑफ कंपनी कौन कौन सी होती है। एक होती है हमारे पास पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। ठीक है, बेसिक सी बात है, ये रिवाइज करेंगे, देन वी विल कम टू शेयर। ओके जी, अब प्राइवेट कंपनी कौन से सेक्शन में बताया गया है, इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। A private company means a company which has minimum paid up capital of 1 lakh and which is by its article of association। सारी की सारी प्राइवेट कंपनी की इंफॉर्मेशन जो है ना, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो भी प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी में आप अपने, गुड आफ्टरनून भानु, आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, 1% कंपनी पर आएंगे बिल्कुल, इसके बाद पब्लिक एंड 1% इसके बाद आएगा, बिल्कुल पढ़ेंगे, टेंशन की बात नहीं है कोई भी। सो अब पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी की बात पहले सुनो कि प्राइवेट कंपनी में क्या होता है। प्राइवेट कंपनी में आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक लिमिटेड नंबर प्रोवाइडेड है कि इससे ज्यादा लोगों को आप एक प्राइवेट कंपनी में नहीं रख सकते। ठीक है, पब्लिक कंपनी में क्या होता है, पब्लिक कंपनी बेसिकली हम जो शेयर्स पढ़ते हैं, जो हमारा चैप्टर है, वो कंप्लीटली पब्लिक कंपनी की स्टोरी पर बेस्ड है। ठीक, अब देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अ पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 lakh and higher capital as may be prescribed by a private company with a subsidiary company। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि प्राइवेट पब्लिक कंपनी की अपनी सब्सिडरीज भी होती है, मिलाकर वो अपनी कैपिटल डिसाइड कर सकती है। ठीक है, पब्लिक कंपनी में क्या होता है, आप अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो, इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं शेयर्स। ठीक है, आते हैं 1% कंपनी पर। 1% कंपनी की डेफिनेशन है इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। बेसिकली 1% कंपनी वो है जो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन अकेला चलाता है। ठीक है, और साथ साथ उसको रेजिडेंट होना होता है। अगर आप एक 1% कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको एक रेजिडेंट बनना पड़ेगा उस कंट्री का, जिस भी कंट्री में आप ओपीसी स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है जी, चलिए, इट्स पेड अप कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख। आपकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम 1% कंपनी टू अनदर कंपनी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई हमें। चलिए,
ओके जी, अब बात एक्चुअल में हमारी बेसिक बात, जो इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए है, दैट इज शेयर्स। कि मैम शेयर्स कौन है? आपकी बाकी सारी बातें तो हमें भी पता है, शेयर्स है कौन? जो शेयर्स हम रोज पढ़ रहे हैं मैम, डू वी, ये वाले सेक्शंस आप लोगों के अकाउंट्स के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बेटे, ठीक है। चलिए अब देखो क्या हुआ कि बेसिकली जब आपको ये बिजनेस स्टडीज में पढ़ना होता है तो वहां पर आपको सेक्शन अच्छे से याद होने चाहिए, बट यहाँ पर अकाउंट्स में तो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम बात कर रहे थे कि शेयर्स कौन है। बेसिक बात और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि शेयर्स हैं कौन। अब एक बात बताना मुझे कि एक कंपनी की शेयर कैपिटल 1 लाख है, ठीक है। मान लेते हैं कंपनी की शेयर कैपिटल है 1 लाख, ठीक है। अब कंपनी शेयर इशू क्यों करती है? कंपनी शेयर इशू इसलिए करती है क्योंकि कंपनी को इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप अगर सोचो, आप अगर एक बिजनेस स्टार्ट करते हो आज के आज, तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट से खत्म नहीं हो पाओगे, मतलब हमेशा आपको इन्वेस्टमेंट की नीड बढ़ती रहेगी। इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज है कि जितनी लगा लो उतनी कम है। तो ऐसे ही कंपनी में भी क्या होता है कि जब भी आप एक बिजनेस, आप एक छोटे से छोटे बिजनेस में देख लो कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो अब कंपनी में क्या होता है कि कंपनी को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी क्या करती है, मार्केट में शेयर इशू कर देती है। अब लोगों से वो पैसा कलेक्ट कर लेती है कंपनी, एंड बाद में इन रिटर्न कंपनी गिव्स डिविडेंड, कंपनी लोगों को डिविडेंड देती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेयर्स, ठीक है। अब जो भी लोग उन शेयर्स को परचेज करते हैं वो क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर्स, ठीक है जी। और जिसके पास जितने ज्यादा शेयर्स होते जाएंगे वो उतना ज्यादा ओन करता जाता है कंपनी को, ठीक है। और जिसने 51% से ज्यादा ओन कर लिए वो क्या बन जाएगा, ओनर बन जाएगा। क्लियर है? इतना हमें समझ आया कंसेप्ट। चलिए अब शेयर कैपिटल में से शेयर्स कौन है मैम? शेयर्स है, अगर हम इसको लिख दे 10,000 8 रुपीज ऑफ 10 ईच, ठीक है। अगर मेरी कंपनी है और मैंने आपको अपना शेयर, एक शेयर 10 रुपीज का सेल किया, ठीक है। मान लो कि आपने मेरे से 400 शेयर्स खरीदे, 400 शेयर्स खरीदे, मैंने कहा आपको कि एक शेयर जो है वो 10 रुपीज का है, तो आपको मुझे 4000 की पेमेंट करनी है। अब इस पेमेंट के बदले में मुझे क्या मिलेगा? इस पेमेंट के बदले में मुझे फ्यूचर में डिविडेंड मिलता है, अगर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अच्छे से बना रहता है तो, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? शेयर्स की स्टोरी क्या है, शेयर्स कौन है, ये हमें समझ आया। ओके जी, ओके जी। नेक्स्ट वी हैव कि टाइप्स ऑफ शेयर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं दो, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। अब देखो प्रेफरेंस शेयर्स क्या कहते हैं, जो शेयर्स प्रेफरेंस से हमें समझ आ रहा है कि जिनको पहले प्रायोरिटी मिलेगी, प्रेफरेंस शेयर्स वो है जिनको पहले प्रायोरिटी मिलने वाली है, ठीक है। The shares which get preferential right in the respect of dividend and payment of capital on the winding up of company। अब प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, जब भी एक कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसके बाद उसको डिविडेंड पे करना होता है सभी को, ठीक है ना, सभी को डिविडेंड पे करना होता है। सो अब डिविडेंड पहले पे किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स को, उसके बाद किया जाएगा इक्विटी को। ऐसा क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर्स वो हैं जो प्रॉफिट हो या लॉस हो, दे आर ओनर्स, जैसा भी कंपनी होगा वैसे वो एडजस्ट करते जाएंगे, ठीक है। The shares which are not preference shares are called as equity shares and do not get preference in above respect। जो भी ट्रीटमेंट होगा इनको अबव ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, पहले प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट किया जाएगा, उसके बाद पेमेंट होगा। मैम एक बार और समझा दो। ओके जी, बिल्कुल बिल्कुल समझाएंगे दोबारा। कि बेसिक सी बात हमने यहाँ से देखी कि शेयर्स कौन है, इतना हमें क्लियर हुआ कि शेयर्स कौन है। शेयर कैपिटल के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं शेयर्स, जो मार्केट में दिए जाते हैं कि आप हमारे शेयर्स परचेज कर लो और हमें इन रिटर्न मनी दे दो, एंड इन फ्यूचर अगर हमारी कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो हम आपको डिविडेंड देंगे, ठीक है। सो कंपनी प्रॉफिट में जाती है तभी लोग परचेज करते हैं। अब इन शेयर्स के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स एंड द अदर वन आर इक्विटी शेयर्स। अब प्रेफरेंस से हमें क्या मतलब समझ आता है, प्रायोरिटी। प्रेफरेंस शेयर्स को पहले पेमेंट दी जाएगी जैसे ही डिविडेंड रिसीव होगा या कोई भी प्रॉफिट होगा,
तो प्रेफरेंस शेयर्स को पहले पेमेंट किया जाएगा एंड इक्विटी शेयर्स आर सेकेंडरी। वैसे तो वो ओनर्स हैं बट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट या फिर इन टर्म्स ऑफ डिविजन जब भी डिविडेंड आएगा तो उनको बाद में मिलेगा। बट प्रेफरेंस शेयर्स को हमें एक रिक्वायर्ड परसेंटेज, एक डिसाइडेड परसेंटेज ही मिलता है और इक्विटी शेयर्स को जितना भी रिमेनिंग प्रॉफिट है वो सारा का सारा मिल जाता है। क्लियर हुआ? शेयर्स चैप्टर की यही बात है कि शेयर्स चैप्टर ना हमें तभी इंटरेस्टिंग लगता है जब हमें कंसेप्ट समझ आ चुके हो कि ये जो इक्विटी शेयर्स की हम एंट्री करने लग जाते हैं, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, उससे पहले हमें ये तो समझना पड़ेगा कि यार ये शेयर है कौन, इनकी एंट्री ऐसे ऐसे करनी क्यों है। तो अगर हमें ये बातें क्लियर है ना तो अभी आप एंट्रीज मेरे साथ बनाओगे और बहुत अच्छे से हम इस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, एंड बिल्कुल बेसिक से उठेंगे एंड बिल्कुल एंड तक जाएंगे इशू ऑफ शेयर्स के, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फॉरफीचर, रीइशू, सारी की सारी बातें आज के सेशन में रिवाइज करके जाएंगे और हर बच्चा प्रिपेयर्ड होके जाएगा आज के सेशन के बाद फॉर इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर। सबका तैयार होके जाना चाहिए आज। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को? आए नेक्स्ट बातों पर। चलिए, अब शेयर्स पेबल इन इंस्टॉलमेंट। अब क्या होता है, अब आते हैं फर्दर बातों पर। ये हमने ये बात देखी कि मान लेते हैं कि 1000 रुपीज 1000 शेयर्स आर 10 ईच। ठीक है जी, आर 10 ईच। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, एक एक बात जिन बच्चों ने अभी तक नहीं भी पढ़ा उनकी भी रिवाइज हो पाएगी। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है ना? चले फर्दर। अब यहाँ पर देखो 10 शेयर्स आर द रेट 10 ईच। अब इन 10 रुपीज का डिवीजन किया जाता है। कैसे किया जाता है? एक होता है एप्लीकेशन, ठीक है, इन शेयर्स को इंस्टॉलमेंट्स में लिया जाता है। उन इंस्टॉलमेंट्स का नाम है, पहली इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं अलॉटमेंट एंड जो भी फर्दर इंस्टॉलमेंट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, या फिर जैसे भी फर्दर बातें चलती जाएंगी उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट होता जाएगा। ओके, क्लियर है इतना कि शेयर के अमाउंट की टर्म्स को हम इंस्टॉलमेंट्स में बांटते हैं कि अगर जो भी शेयर होल्डर है उसको एक साथ सारा 10,000 पे नहीं करना, वो इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकता है। कैसे? इंस्टॉलमेंट्स का नेम क्या होता है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और आपके पास सेकेंड कॉल आती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? मान लेते हैं कि हमारा जो शेयर है 10 रुपीज का था यहाँ पर, तो हमने मान लिया कि ₹2 की एप्लीकेशन है, ₹3 की अलॉटमेंट है एंड ₹2 की अगेन फर्स्ट कॉल है एंड ₹3 की फाइनल कॉल। ठीक है जी, इतना क्लियर हुआ? अब जब भी शेयर होल्डर पे करने आएगा तो वो एप्लीकेशन पे कितना करेगा? 2 into 1000, दैट मीन्स 2000 वो पे करेगा ऑन एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे वो पे करेगा 3 into 1000, दैट इज 3000 एंड सेम गोज ऑन। क्लियर हुआ कि इंस्टॉलमेंट्स कैसे पे होती है? हर बच्चे को ये बात समझ आ गई? अब यहां तक किसी को डाउट नहीं है, आगे बढ़ेंगे एंट्रीज देखेंगे। इतना समझ आया हमें? चलिए, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? शेयर्स पेबल इन इंस्टॉलमेंट, उसी को एक्सप्लेन किया गया, देख लेते हैं क्या। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड अलोंग विद एप्लीकेशन इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं अलॉटमेंट और सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट पेड आर कॉल्ड एज कॉल मनीज। कॉल कैन बी मोर देन वन एंड फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और एज द केस मे बी, कितनी भी कॉल्स हो सकती हैं फर्दर। क्लियर है इतनी बातें? चलिए नेक्स्ट बातों पर। चलिए जी, अब आ जाते हैं एंट्रीज पर। हमने समझ लिया कि सबसे पहले कंपनी लेती है एप्लीकेशन मनी। ठीक है, अब एप्लीकेशन मनी में क्या होता है कि आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव करना होता है कंपनी को, बट उसके बाद अलॉटमेंट होता है शेयर्स का। मैम ये क्या कह दिया आपने, हमें तो ये बात समझ नहीं आई। बेसिकली क्या होता है, कंपनी एप्लीकेशन का मतलब क्या है? कंपनी ने मार्केट में एप्लीकेशन दिया कि आप लोग अब हमारे शेयर्स खरीद सकते हो। ठीक है, सो कंपनी के पास उस टाइम पर मनी रिसीव हो जाता है और उसके बाद कंपनी वो मनी शेयर कैपिटल में डाल देती है। क्लियर है? सो एप्लीकेशन की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि सबसे पहले कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लिया। ठीक है, अगेन एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 1000 एट
10 ईच, एप्लीकेशन पर आएगा 4, अलॉटमेंट पर भी ले लेते हैं 4 एंड फर्स्ट कॉल पर ले लेंगे 2, 10 हो जाएगा टोटल। ठीक है, अब फर्स्ट में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन में कितना डालोगे, 4 into 1000 दैट विल बी 4000। ठीक है जी, अब शेयर कैपिटल में ये मनी को ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगेन 4000 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, अब अलॉटमेंट का कितना पैसा है, 4 रुपीज है अलॉटमेंट की एंड 1000 शेयर है। ठीक है, एंट्री अब क्या बनेगी, अब ऐसा होगा कि पहले शेयर अलॉटमेंट का टाइम ड्यू होगा, दैट मीन्स कि एक टाइम आ जाएगा कि आज शेयर अलॉटमेंट की पेमेंट होनी है, और जब भी हम वो मनी रिसीव कर लेंगे दैट मीन्स ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, जिस दिन भी कंपनी वो मनी रिसीव कर लेगी तो बैंक अकाउंट में हम एंट्री कर देंगे। अपलोड करते हो मैम, जो क्वेश्चंस आप यूट्यूब कम्युनिटीज पर अपलोड करते हो उसके आंसर्स भी अपलोड कर देना, एज इन थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है। ओके जी बिल्कुल बिल्कुल। अकाउंट्स के क्वेश्चंस बोल रहे हो ना, अकाउंट्स के क्वेश्चन, ठीक है, अकाउंट्स के क्वेश्चन आई विल चेक देम। ठीक है, अकाउंट्स के क्वेश्चन के जो भी प्रॉब्लम्स होगी कमेंट्स में, उनके कमेंट्स में लिख देना, आई विल रिप्लाई। ठीक है जी, चलिए अलॉटमेंट मनी की बात करेंगे वापस कि अलॉटमेंट मनी पहले ड्यू होगा, एक दिन ड्यू हो जाएगा कि आज ना अलॉटमेंट का पैसा आने वाला है। ठीक है, और जब भी वो मनी रिसीव हो जाएगी दैट मीन्स कि जिस दिन शेयर होल्डर वो पैसा दे देगा कंपनी को उस दिन एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा, 4 into 1000 दैट इज 4000 अगेन। ठीक है जी, अब अगेन क्या होगा फर्दर, फाइनल कॉल ड्यू होगी, फाइनल कॉल ड्यू होने की एंट्री क्या बनाएंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल एंड रिसिप्ट, जब भी रिसीव कर लेंगे हम उस मनी को तब एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर हो गई ये बात, इतना क्लियर हुआ, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 2000। इतना हमें समझ आया या नहीं, अभी के अभी मुझे बता दो कि इतनी बातें क्लियर है तो आगे चलेंगे। ठीक है ना, चलिए जी, अब बेसिक बातें हमें समझ आ गई। अब एक बात और इम्पोर्टेंट है कि प्रीमियम भी होता है कभी कभी, प्रीमियम जो है कभी कभी मान लो कि शेयर जो है 10 रुपीज की बजाय 12 रुपीज का हो गया और उसमें लिखा था कि 2 रुपीज का प्रीमियम है, तो प्रीमियम मनी कौन सी कॉल के साथ रिसीव करनी है, हर बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए कि प्रीमियम मनी कौन सी कॉल के साथ रिसीव करनी है, अलॉटमेंट के साथ करनी है। ठीक है ना, अलॉटमेंट के साथ करनी है, तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाए प्रीमियम ऐड हो तो कैसे एंट्री बनाओगे, शेयर कैपिटल टू शेयर कॉल शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल होगा यहाँ पर, टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, और एसपीआर का जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो हम शो कर देंगे एसपीआर के फ्रंट में। क्लियर है, इतना समझ आया। चलिए नेक्स्ट बातों पर। ओके जी, लेट्स कम टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है और साथ के साथ इंपॉर्टेंट भी है। ये कंसेप्ट की बात करते हैं, शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब देखो क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि हम कंपनी एज अ कंपनी कभी ना कंपनी मनी पे करने के बजाय अपने शेयर्स दे देती है किसी को, कि जैसे ना बिल्डिंग परचेज किया है और उसको बोला कि मेरी तो बहुत बड़ी कंपनी है, मैं आपको कैश तो नहीं दे सकता बट मैं आपको इन अदर देन कैश आई एम पेइंग यू शेयर्स, मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दे सकता हूँ। सो ऐसा जब हो जाता है उसको हम बोलते हैं शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं और उस पे कैश पे करने की बजाय हम अपनी कंपनी के शेयर्स उस पर्सन को इशू कर देते हैं। ठीक है, चलिए ओके जी, अब एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो आप एसेट परचेज करोगे, एसेट परचेज करने की एंट्री क्या बनाते हो, एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर होता है ना, तो यहाँ पर वेंडर हो जाएगा,
एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर यानी कि जिसको भी हमने कहा है कि हम आपको कैश तो नहीं दे रहे, बट इन चेंज ऑफ कैश या फिर इन रिप्लेसमेंट ऑफ कैश वी आर पेइंग यू शेयर्स। तो एंट्री बन जाती है सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट्स। कभी कभी क्या होता है एसेट से ज्यादा हो जाता है परचेज कंसिडरेशन, दैट मीन्स कि अगर डेबिट साइड पर एक्स्ट्रा बैलेंस बच जाता है तो हम उसको गुडविल अकाउंट में डाल देंगे, और अगर क्रेडिट साइड पर एक्स्ट्रा बैलेंस बच जाता है तो हम उसको डाल देंगे एज कैपिटल रिजर्व। बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी डेबिट में गुडविल और क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हुई। ऑन इशू ऑफ शेयर्स क्या एंट्री बनानी है? अगर पार पे इशू करें तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कि पहली एंट्री आप बनाओगे सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब हमने क्या करा, उसको कैश नहीं दिया, हमने कहा कि हम आपको अपनी कंपनी के शेयर्स देंगे, तो शेयर्स देने की एंट्री क्या बनानी है? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, एंड अगर प्रीमियम पे दिए हैं, अगर प्रीमियम पे दिए तो एंट्री बना देना वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। अगर 12 है, अगर 12 है तो यहाँ पर 12 आ जाएगा एंड शेयर कैपिटल में जो एक्चुअल अमाउंट है और SPR में जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आ जाएगा। समझ आया? क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी कंसेप्ट की बातें समझ के चलो। क्वेश्चन आ गया लो, ठीक है। अब क्वेश्चन से देखते हैं, वेंडर वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ओके जी, विमल लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ 9,90,000। विमल लिमिटेड ने, एक कंपनी है विमल लिमिटेड, उन्होंने परचेज किया 9,90,000 का मशीनरी। किससे परचेज किया? कमल लिमिटेड से। द पेमेंट टू कमल लिमिटेड वाज मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर। अभी हमने क्या करा, 9,90,000 की मशीनरी परचेज करी और हमने उसको क्या बोला कि हम आपको कैश पेमेंट तो नहीं कर सकते, पर हम कैश की बजाय आपको पे कर रहे हैं शेयर्स अपनी कंपनी के। ठीक है, सो इक्विटी शेयर्स इशू करे एट 100 ईच। ठीक है जी, हमें एंट्री पास करनी है। अगर दो केसेस में से एंट्री करेंगे, अगर हमने शेयर्स पार पर इशू करे और दूसरी बार अगर हमने शेयर्स प्रीमियम पर इशू करे। सबसे पहले एंट्री क्या बनाओगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर बाय 9,90,000। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कमल लिमिटेड बाय 9,90,000 एंड अगर पार पर हमने पेमेंट करी होगी तो क्या एंट्री बनाएंगे? कमल टू इक्विटी शेयर विद 9,90,000। और अगर हमने पेमेंट करी होगी प्रीमियम पे तो कमल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू SPR, जिसमें कि 9,90,000 आ जाएगा शेयर कैपिटल में, और शेयर कैपिटल में आ जाएगा 7,92,000 और SPR में आ जाएगा 1,98,000। क्लियर है इतनी बात है? अभी अगर डाउट है इसमें तो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए अब आने वाले हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पर, कॉल्स इन अरियर। ठीक है, कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस की बातें स्टार्ट करते हैं। अगर हमें पिछली बातें क्लियर हो गई तो, अगर हमें समझ आया कि शेयर्स की इंस्टॉलमेंट्स किसके कैसे कैसे हो सकती हैं, क्या क्या हो सकती हैं, कैसे पैसे पेमेंट करनी है, और हमें समझ आ गया कि वेंडर से अगर हम परचेज करते हैं किसी, दैट मीन्स कि हम शेयर्स देते हैं किसी को, कुछ भी एसेट परचेज करके या फिर कोई भी चीज अगर हमने परचेज करी है कैश देने की बजाय हमने उसको एसेट दिया है, तब क्या एंट्री होगी। ये दो बातें हमें क्लियर हो गई। और कंपनी क्या होती है, कंपनी के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, शेयर्स के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, ये बातें अगर हमें समझ आ गई हैं तो हम स्टार्ट करेंगे विद कॉल्स इन अरियर। ठीक है, अब कॉल्स इन अरियर का क्या मतलब है मैम? अब कॉल्स इन अरियर का, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था 1000 शेयर्स एट 10 ईच का। ठीक है, ये हमने एग्जांपल लिया था और हमने बोला कि 3 रुपीज की एप्लीकेशन, 3 रुपीज की अलॉटमेंट एंड मान लेते हैं फर्स्ट कॉल 4 रुपीज की। ये एक एग्जांपल है, इसको देखते हैं पहले फिर क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं करता मान लो शेयर होल्डर, कोई इनमें से ऐसा शेयर होल्डर है जिसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं करी, तो अब कंपनी को तो अकाउंट्स मेंटेन करने ही करने हैं ना, उसने पेमेंट नहीं करी वो तो उसका डिफॉल्ट है।
बट कंपनी ऐसी कंडीशन में अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेगी वो हमें देखना है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में सबसे पहली बात, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की तो वही सिंपल एंट्री मारनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, उसके बाद शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये एंट्री जैसे पहले करते थे वैसे की वैसी एंट्री करने के बाद जब फर्स्ट कॉल की ये वाली कंडीशन आएगी वहां पर एंट्री चेंज होगी, सिर्फ हमें वो समझना है, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें या नहीं, या फिर हमें अभी कोई भी डाउट है इस बात में? कोई भी डाउट है तो अभी बोलो, ठीक है। चलिए देखते हैं कि फाइनल कॉल की एंट्री में कैसे करना होता है। हमें बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर, फाइनल कॉल की एंट्री में हम ये चेंज करेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहाँ पर हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है सबसे पहला कि कॉल्स इन अरियर को मैम आपने डेबिट क्यों करा, क्रेडिट क्यों नहीं करा? सो डेबिट इसलिए करा कि कॉल्स इन अरियर कंपनी का लॉस है, लॉसेस आर डेबिटेड, ठीक है, इसीलिए हम कॉल्स इन अरियर को डेबिट करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर क्या होना था, कॉल्स इन फर्स्ट कॉल पे पेमेंट आनी चाहिए थी। मान लेते हैं कि एक 100 शेयर्स एक किसी पर्सन के पास है, उसने पेमेंट नहीं करी, तो 1000 into 4 की पेमेंट आनी चाहिए थी, दैट मीन्स कि 4000 आने चाहिए थे, बट कॉल्स इन अरियर कितना हो गया, 400 यहाँ पर कॉल्स इन अरियर हो गया, तो बैंक अकाउंट ने रिसीव किया 3600। सिर्फ ये एंट्री में चेंज आएगा शेयर कैपिटल की फाइनल कॉल में अगर पेमेंट नहीं होती तो। क्लियर है या फिर दोबारा से इस बात को समझे? इतना क्लियर है? क्वेश्चन करें? चलिए, इतनी बातें हमें समझ आ गई, क्वेश्चन से और क्लियर होगा, क्वेश्चन में भी यही बात हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी, ओके। सो क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि एक्स लिमिटेड इशूड 20,000, ठीक है, 20,000 शेयर्स इशू करे, 7% प्रेफरेंस शेयर एट 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 6%, 6% का प्रीमियम था, ठीक है। साथ के साथ हमेशा हर क्वेश्चन को करने के लिए ना एक काम करते जाना कि ये जो 100 का कैसे टोटल बना वो हम बनाते जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन कितने की है? 25 रुपीज की एप्लीकेशन है। अलॉटमेंट है यहाँ पर 46 की, जिसमें कि 6 रुपीज का प्रीमियम है। एंड फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल ऑन अलॉटमेंट 10th ऑन फर्स्ट कॉल ₹10 है फर्स्ट कॉल पर, एंड सेकंड कॉल पर है 25। क्लियर? देन फर्दर क्या हुआ, द एप्लीकेशन फॉर 18,000 वर रिसीव्ड एंड ऑल वर एक्सेप्टेड, ऑल द मनी वाज ड्यूली। तो फर्दर क्या हुआ, बेसिकली एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 100 शेयर्स। तो एक ऐसा कोई शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर्स थे और उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी पे नहीं करा। तो फर्स्ट यानी कि डिफॉल्ट कहां पर हुआ, यहां पर डिफॉल्ट हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है इन दोनों बातों में। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में तो सब ठीक है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में सारी की सारी बातें क्लियर है। तो क्या एंट्री बनाओगे एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन विद 25 into 18,000, ठीक है। कंपनी इशू 20,000, 25 into 20,000 एंड शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। दूसरी अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनाओगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल एंड फर्दर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 46 टू शेयर अलॉटमेंट, साथ के साथ टू एसपीआर। कितने का एसपीआर है, 6 रुपीज का एसपीआर है। यानी कि इन दोनों चीजों की एंट्री बिल्कुल सिंपली करनी है, जहां पर भी डिफॉल्ट है सिर्फ और सिर्फ वहां पर चेंजेस आएंगे। करें चेंजेस, क्या चेंजेस आएंगे, चलिए। सो फर्स्ट कॉल में हमें क्या चेंजेस करने हैं, 100 शेयर, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर्स थे जिसने पेमेंट नहीं करा है, ठीक है। तो हम एंट्री बनाएंगे शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे हम शो करेंगे कि टोटल कितना अमाउंट रिसीव होना चाहिए था, दैट मीन्स कि हमें रिसीव करना था 18,000 into 10, 18,000 into 10 हमें बैंक में आना चाहिए था, ठीक है। बट बैंक में कितना आया, बैंक में आया 100 शेयर से कम। तो हमें यहाँ पर देखना है कि 100 शेयर से कम कितना होगा। सो 100 शेयर्स हम यहाँ पर लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट
टू शेयर कैपिटल, दैट मीन्स कि यहाँ पर हो जाएगा 100 इंटू 10, ठीक है जी। 100 इंटू 10 यहाँ पर हो जाएगा 1000 एंड टोटल रिसीव होना चाहिए था शेयर कैपिटल में 1,80,000, जबकि 1000 रुपीज किसी ने पे नहीं करे, एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने पे नहीं करे, तो बैंक में कितना आएगा 1,79,000। कॉल्स इन अरियर की बातें समझ आई या नहीं कि क्या चेंज आएगा, सिर्फ और सिर्फ उन एंट्रीज में चेंज आएगा जहां पर कॉल्स इन अरियर होंगी, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्लियर है इतनी बातें? चलिए जी, अब आते हैं कॉल्स इन एडवांस पर। वैसी ही एक बात है, बिल्कुल जैसे कॉल्स इन अरियर में हुआ वैसे ही कॉल्स इन एडवांस में बस क्या होता है, एडवांस पेमेंट हो जाती है, ठीक है जी। सो यहाँ पर मान लो कि ये फाइनल कॉल की मनी थी, किसी शेयर होल्डर ने ये फाइनल कॉल की मनी अलॉटमेंट के साथ पे कर दी, तो हम इसको बोल देते हैं कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। कोई भी अगर शेयर होल्डर आगे की मनी पहले पे कर देगा तो उसको हमें क्या बोलना है, कॉल्स इन एडवांस। एडवांस में पे कर दिया उसने तो इसलिए हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन हमें कहता है शिप्रा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 80,000 ऑफ ₹10 ईच, जिसमें कि एप्लीकेशन है 2.50 का, अलॉटमेंट है 2.50 का, फर्स्ट कॉल है ₹2 की एंड ₹3 की है सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक। शंकर होल्डिंग 600 शेयर्स पेड द होल अमाउंट अलोंग विद अलॉटमेंट। एक होल्डर था शंकर जिसने क्या करा, 600 शेयर्स जिसके पास थे उन्होंने सारी की सारी मनी अलॉटमेंट के साथ पे कर दी, दैट मीन्स कि उन्होंने फर्स्ट कॉल भी अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया एंड फाइनल कॉल भी अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया, दैट मीन्स कि उन्होंने ₹5 एडवांस में पे किया है। 5 इंटू 80,000 कर दोगे, ठीक है ना, 5 इंटू 80,000 5 इंटू 600 कर देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा 3,000, दैट मीन्स कि 3,000 कॉल्स इन एडवांस है। क्लियर है इतना या नहीं? इतनी बातें हमें समझ आए या फिर दोबारा से क्लियर करें, दोबारा से डिस्कस की जाए। क्लियर है कि यहाँ पर कैसे आया 3,000 कॉल्स इन एडवांस, कैसे हुआ 3,000 का, ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री बिल्कुल सिंपली करनी है, 2.50 इंटू 2.50 इंटू 80,000 कर दो एंड यहाँ पर भी सेम काम कर देंगे हम, ठीक है जी। क्लियर हुआ इतना? एप्लीकेशन की एंट्री बिल्कुल सेम कर दी। अब अलॉटमेंट ने उसमें कुछ एडवांस पे किया है, शंकर ने अलॉटमेंट में 3,000 का एडवांस पे किया है या नहीं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम शो कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। बैंक में रिसीव हुआ है 2,03,000, जबकि शेयर अलॉटमेंट का टोटल मनी था 2 लाख, ठीक है। 3,000 यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाएगा तो हम उसको शो कर देंगे ऑन द क्रेडिट साइड, बोलेंगे टू कॉल्स इन एडवांस, ठीक। क्लियर है इतनी बातें हमें? चलिए जी, आते हैं अब फॉरफीचर पर कि फॉरफीचर क्या होता है। इंपॉर्टेंट बातें फॉरफीचर की स्टार्ट करेंगे अगर हमें इतनी बातें क्लियर हो गई हैं तो। अगर हमें इतना क्लियर हो गया तो हम फॉरफीचर को समझेंगे कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है, ठीक है। सो फॉरफीचर का क्या मतलब है, अब देखो क्या हमने देखा कि कॉल्स इन अरियर जो हो जाता है, अब अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी का मनी पे करने को रेडी ही नहीं है, वो पे ही नहीं कर रहा है, कोई भी कंडीशन आ रही है, तो हम क्या करते हैं, उनके शेयर्स को फॉरफीट कर देते हैं, दैट मीन्स उनके शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं, ठीक। अब उनके शेयर्स को कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, जो भी उन्होंने पेमेंट करी थी पहले शेयर्स की वो हमारे पास आ जाएगी, तो ये कंपनी का एक प्रॉफिट हो जाता है। कैसे मैम, एग्जाम्पल से समझाओ। चलिए मान लेते हैं अगेन एप्लीकेशन थी ₹3 की, अलॉटमेंट थी यहाँ पर अगेन 3 की एंड फर्स्ट कॉल थी ₹4 की। अब किसी शेयर होल्डर ने अगर ये ₹4 पे नहीं करा, किसी शेयर होल्डर ने अगर ये ₹4 पे नहीं करा और आफ्टर सो मेनी कॉल्स भी वो पे करने को रेडी ही नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, उसके सारे के सारे शेयर्स फॉरफीट कर देंगे। दैट मीन्स कि जो भी पेमेंट उन्होंने की होगी वो सारी पेमेंट हम अपने पास रख लेंगे, कैंसिल कर देंगे उनके शेयर्स को और उनको शेयर होल्डर की एक
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक जो ओनर है वो उससे साइड कर देंगे, उनको कह देंगे कल से आप ओनर नहीं हो। Forfeiture of shares means cancellation of shares and seizure of the amount already received from defaulting shareholders, कि जो भी अमाउंट आपने पहले पे किया हुआ था कल से भी वो आपका नहीं रहने वाला, वो फर्म का हो चुका है, वो कंपनी का हो चुका है। ठीक है जी, क्लियर हुआ इतना? फॉरफीचर का मतलब क्या है? कैंसिल करना शेयर्स को। कैंसिल कैसे करना? ऐसे कैंसिल करना कि जो भी पेमेंट उन्होंने पहले से करी थी उसको भी अपने पास रख लेना, उसको अपने पास सबमिट कर लेना और उनको शेयर होल्डर की अपॉर्चुनिटी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटा देना इज नोन एज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब एंट्रीज देखे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की क्या एंट्री बनती है। चलिए जी, सो शेयर फॉरफीचर की एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अनपेड कॉल। अब यहाँ पर हम पूछेंगे कि मैम शेयर कैपिटल ऊपर क्यों आया, तो हम पहले जब शेयर कैपिटल को नीचे रखते थे तो उसी एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे, इसीलिए शेयर कैपिटल यहाँ पर डेबिट हो जाता है। ठीक है, अब देखो फॉरफीचर की एंट्री में हम सारी बातें रिवर्स करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अनपेड कॉल्स। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? अमाउंट्स को एंटर करना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है। अब कैसे कंफ्यूजन होता है? कॉल्ड अप मनी का क्या मतलब है? कॉल्ड अप मनी का मतलब है कि मान लो फर्म ने एप्लीकेशन इज ऑफ 2 रुपीज एंड फर्स्ट कॉल 3 एंड फाइनल कॉल भी 3, ठीक है, 6-4 हो गया। ओके, सो ये अगर ऐसी कंडीशन है और फर्म ने कहा कि मैंने अभी कॉल्ड अप ही 8 किया है, यानी कि अभी मैंने फाइनल कॉल का मनी बोला ही नहीं, यानी कि कंपनी ने अभी फाइनल कॉल ली नहीं, कलेक्ट ही नहीं करी, तो कॉल्ड अप हो जाता है 8। जितना कंपनी ने अभी तक इनवाइट करा है, लोगों से कलेक्ट करा है, उसको बोलते हैं कॉल्ड अप। समझ में आई ये बात या नहीं? सोचकर मुझे बताना कि क्या हमें इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, एग्जाम्पल ले, मान लेते हैं 10,000 शेयर्स एट 10 ईच है, ठीक है, और ये वाली कंडीशन हो जाती है, तो कंपनी का कॉल्ड अप मनी कितना हुआ? कंपनी का कॉल्ड अप मनी ऐसे में हो जाता है 3, 5 एंड 7। ठीक है, क्लियर है ना इतना? सो हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 7 into 10,000, दैट विल बी 70,000। क्लियर है? एंड हमें ये बात पता चलती है कि, ध्यान से सुनेंगे, बहुत स्लोली, एक बार ये हमें समझ आ गया तो फर्दर हमें बहुत अच्छे से समझ आ पाएगा। और हमें फर्दर ये बात पता चलती है कि शेयर होल्डर ने ये 3 रुपीज पे नहीं करा, कॉल्ड अप था 7 जिसमें से 3 पे नहीं करा गया, तो जो पे नहीं करा दैट विल कम इन शेयर अनपेड कॉल्स। अनपेड कॉल्स में कितना आएगा? 3 into 10,000, दैट विल बी 30,000। ठीक है, और फॉरफिटेड शेयर्स में आ जाएगा जितना भी अमाउंट शेयर होल्डर ने पे कर दिया है, दैट इज 40,000। ठीक है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का 2 रुपीज पे कर दिया है। इतना हमें समझ आया या नहीं? क्योंकि ध्यान से समझ लो, ये बात अभी क्लियर हो जाती है कॉल्ड अप वाली, क्योंकि ये एक तो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। अगर फॉरफिचर का क्वेश्चन आएगा तो वो कॉल्ड अप मनी के साथ गेम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यही एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्लियर है? इतनी बातें हमें समझ आई या नहीं? अगर कॉल्ड अप 8 रुपीज है तो यहाँ पर 1000 into 8 करना है, इतना समझ आया? अगर कॉल्ड अप टोटल 7 रुपीज है तो 1000 into 7 करना है, 1000 into 10 मत कराना, क्योंकि कॉल्ड अप ही नहीं हुआ, दैट मीन्स कि अभी तक कंपनी ने लोगों को इनवाइट ही नहीं करा इस पेमेंट के लिए। ठीक है जी? यस मैम, चलिए जी, वेरी वेरी गुड, ग्रेट। चले आगे, चले नेक्स्ट एंट्रीज पर आए, नेक्स्ट बातें समझे। चलिए, अब फॉरफीचर अगर प्रीमियम पे हो जाता है तो 2 कंडीशन निकलेंगी। फॉरफीचर अगर प्रीमियम पर हो जाता है तो 2 कंडीशन निकलेंगी कि प्रीमियम या तो पेड होगा या फिर प्रीमियम अनपेड होगा। जब भी प्रीमियम पेड होगा तो डायरेक्टली सिंपल सी एंट्री कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स टू शेयर अलॉटमेंट टू अनपेड कॉल। ठीक है, और अगर एसपीआर पेड नहीं होता
तो हम उसको शो करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू SPR, टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अनपेड कॉल्स। समझ आया? इतना क्लियर हुआ कि ये एंट्रीज में क्या डिफरेंस है कि अगर प्रीमियम रिसीव्ड नहीं है तो हम प्रीमियम को शो करेंगे, और अगर प्रीमियम रिसीव्ड है तो साइलेंटली हम प्रीमियम को रिसीव कर लेगी कंपनी, और किसी को भी नहीं बताएगी कि कंपनी ने तो प्रीमियम एक्स्ट्रा रिसीव करा हुआ है। समझ आती है इतनी बातें हमें या नहीं? सो यहाँ पर अगर ऐसा हो जाता है 10,000 at 12 ईच और लिखा है कि कंपनी ने प्रीमियम रिसीव कर लिया है, तो प्रीमियम को शो नहीं करना, प्रीमियम को बिना शो करे सारी एंट्रीज कर देना। ठीक, एग्जाम्पल को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, 2 रुपीज का मान लेते हैं एप्लीकेशन था एंड अलॉटमेंट था 5 रुपीज का, जिसमें कि 3 रुपीज की अलॉटमेंट मनी थी और 2 रुपीज का प्रीमियम था। ठीक, फर्स्ट कॉल हम मान लेते हैं 5 की ही थी। ठीक है जी, ओके। सो यहाँ पर क्या होगा, और फर्स्ट कॉल का पेमेंट रिसीव नहीं हुआ था, फर्स्ट कॉल की पेमेंट जो है शेयर होल्डर ने नहीं करी। तो यहाँ पर अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है ना, तो क्या एंट्री करोगे? डायरेक्टली यहाँ पर शेयर कैपिटल के फ्रंट में 10,000 कर देंगे। फॉरफिटेड शेयर्स में क्या करेंगे, जो भी हमने रिसीव कर लिया है दैट इज 5 रुपीज, 5 into 10 करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5,000, 5 into 10 यहाँ पर आ जाएगा। फॉरफिटेड में आएगा जितना भी हमने रिसीव कर लिया है, और अगर अलॉटमेंट पेड ना होती और सिर्फ प्रीमियम पे हो गया होता, तब हम यहाँ पर अमाउंट शो करते 10,000, 5,000 यहाँ पर एंड 3,000 अलॉटमेंट के। क्लियर है या दोबारा समझे? क्लियर है इतनी बातें? चलिए फर्दर नॉट वाला देखते हैं कि नॉट में क्या होगा। अगर पेड ही नहीं है, दैट मीन्स कि अगर पेड ही नहीं है, दैट मीन्स कि 10,000 शेयर्स वर इशूड बाय कंपनी at 10 each with a premium of 2 rupees, प्रीमियम ₹2, और ना सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन। ओके जी, बिल्कुल दोबारा करवाएंगे, बिल्कुल जी। सो बिल्कुल वैसा ही सिमिलर सा क्वेश्चन है, ये समझ के चलो, उसके बाद वो क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, सो अब क्या हुआ, यहाँ पर एप्लीकेशन इज 2, ठीक है, एप्लीकेशन इज 2, अलॉटमेंट इज अगेन 5, जिसमें कि प्रीमियम इंक्लूडेड है, एंड फर्स्ट कॉल इज 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ना तो शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी पे करा है, ना शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल मनी पे करा है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे करा है। दैट मीन्स कि टोटल यहाँ पर आना चाहिए था, टोटल यहाँ पर आ जाएगा 1,20,000। ठीक है जी, 1,20,000 कैसे आएगा, 10,000 into 12 करेंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, एंड नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख और प्रीमियम में आ जाएगा 20,000, दोनों को अलग अलग शो करेंगे। ठीक, एंड फॉरफिटेड में कितना आएगा, जितना रिसीव कर लिया होगा दैट इज 20,000, एंड यहाँ पर आ जाएगा 50,000। क्लियर, 50 फॉर अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल 5 रुपीज का, अगेन 50 यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या हुआ था कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहाँ पर पेड था। पेड होने का मतलब है कि हम उसको शो नहीं करेंगे, डायरेक्टली 10 रुपीज से एंट्री कर देंगे। ठीक, क्लियर है ना? चलिए, एग्जाम्पल भी हो गया, अब आते हैं री इशू ऑफ शेयर्स पे। अभी क्या होता है कि ये जो कंपनी ने फॉरफिट करे शेयर्स, वही शेयर्स कंपनी जाकर किसी और शेयर होल्डर को री इशू कर देती है। ठीक है, ओके जी। डायरेक्टर्स कैन ईदर कैंसिल और री इशू द फॉरफिटेड शेयर्स। शेयर्स फॉरफिटेड कैन बी री इशूड एट पार प्रीमियम डिस्काउंट, यानी कि री इशू हम पढ़ेंगे प्रीमियम, पार और डिस्काउंट पर। इशू चाहे हमने डिस्काउंट पर कभी नहीं पढ़ा, बट री इशू तो तीनों पर ही होगा और डिस्काउंट वाला ही सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है जी,
क्लियर है हमें इतनी बातें कि री इशू क्या होगा, जो भी शेयर्स फॉरफिट करे, यानी कि अगर हमने किसी शेयर होल्डर से उसके शेयर्स वापस ले लिए, री इशू में हम क्या करेंगे, किसी और को जाकर उसके शेयर्स दे देंगे। ठीक, चलिए री इशू की एंट्री क्या होगी, वही सिंपल सी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर डिस्काउंट पर होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, एंड अगर प्रीमियम पे हम री इशू करेंगे तो वही एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब ध्यान से एक बात सोचकर मुझे बताना कि एक बार कंपनी ने शेयर्स इशू करे, ठीक है, एक बार कंपनीज ने शेयर्स इशू करे, दोबारा से कंपनी ने वही शेयर्स री इशू कर दिए, तो कहीं ना कहीं कंपनी ने प्रॉफिट अर्न करा या नहीं, कंपनी ने कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्न करा है यहाँ पर या नहीं। मैम कैसे, अब एक बात सोचकर बताओ, कंपनी ने जब पहले शेयर्स इशू करे थे तो जो भी मनी पेड था वो कंपनी ने अपने पास रख लिया था, अपनी पॉकेट में डाल दिया था, रख लिया था या नहीं, और कंपनी अब उन्हीं शेयर्स को दोबारा री इशू करने वाली है, तो कहीं ना कहीं कंपनी ने प्रॉफिट अर्न करा है या नहीं, जो भी फॉरफिटेड अमाउंट है वो प्रॉफिट है या नहीं। ठीक है, और अगर दोबारा से प्रीमियम पे दे दिए तभी भी प्रॉफिट है, बट अगर डिस्काउंट पे देती है तो हम वो डिस्काउंट हम डिडक्ट कर देंगे, और अगर एट पार भी देती है तभी भी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है। कंपनी तो हर बात में री इशू में बेनिफिट में ही जाने वाली है, समझ रहे हो ना इस बात को, कि कंपनी जब भी शेयर्स इशू करेगी ना, कंपनी को कुछ ना कुछ बेनिफिट होना ही होना है। अब उस बेनिफिट को हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, हम ट्रांसफर करेंगे टू कैपिटल रिजर्व। ठीक, जो प्रॉफिट कंपनी को री इशू से होगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, क्वेश्चन करेंगे, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे अभी। चलिए उससे पहले अंडर सब्सक्रिप्शन जल्दी से देख लो। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि मान लो कंपनी ने मार्केट में 20,000 शेयर्स इनवाइट करे, एप्लीकेशंस 20,000 इनवाइट करी, बट आ गई कितनी 18, कम आई। जब भी जितने कंपनी ने मार्केट में शेयर इशू करे, ठीक है, जितने कंपनी ने मार्केट में शेयर इशू करे उससे कम जब आ जाती हैं, दैट इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन। कुछ भी नहीं करना, जितने से अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ दैट मीन्स कि अगर 18,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, समझ गए ना इस बात को, कि कंपनी ने मार्केट में इशू करे थे 20,000 शेयर्स, लोगों ने सिर्फ 18,000 शेयर्स परचेज किए, तो हम सारी 20,000 को इग्नोर करके सारी की सारी एंट्रीज 18,000 पर कर देंगे बेस, और 20,000 को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन इजी है, इतना ज्यादा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमें पता है ओवर सब्सक्रिप्शन में कॉम्प्लेक्सिटीज आने वाली है। अंडर सब्सक्रिप्शन में जिस भी अमाउंट से अंडर सब्सक्राइब्ड है उसी अमाउंट से हम सारी की सारी एंट्री कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ऐसे ही सारी फर्दर एंट्रीज हम सिंपली बिल्कुल कर देंगे जैसे पहले करते थे। ठीक है जी, देखो यहाँ पर क्या हुआ, 18,000 इंटू 5, बिल्कुल 18,000 से कर दी सारी एंट्री, क्लियर है ना। ठीक है जी, एंड ऐसे ही हम बाकी सारी एंट्रीज भी कर देंगे। कितना मनी है एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन पर है 5, ठीक है, एंड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ₹2। ठीक है, बिल्कुल इजी एंट्री कर दोगे 18,000 से, सारे डिस्कशन से लेकर सारे नंबर्स मल्टीप्लाई कर कर, यानी कि सारी कॉल्स पे कर दोगे 18,000 से ही। अंडर सब्सक्रिप्शन क्लियर है, हर बच्चे को आ गया अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, अभी क्या होता है कि कंपनी के शेयर्स ना ओवर सब्सक्राइब्ड रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मैम क्यों रहते हैं ओवर सब्सक्राइब्ड, इसीलिए रहते हैं कि मान लो किसी कंपनी की बहुत ज्यादा डिमांड है, मान लो रिलायंस अपने मार्केट में जब भी शेयर्स इनवाइट करता है, इशू करता है, तो लोग उससे ज्यादा ही सब्सक्राइब करते हैं। So oversubscription of shares when the number of shares applied for is more than the numbers of shares offered। मान लो कि किसी भी कंपनी ने 20,000 शेयर मार्केट में ऑफर करे थे, ठीक है, 20,000 शेयर्स ऑफर करे थे एंड लोगों ने परचेज कर लिए 30,000। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है कि इन 10,000 शेयर्स का क्या किया जाए,
और यही हमें सीखना है इन ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, हमने देखा कि हमेशा क्या होता है, कंपनी जो है जब भी अपने शेयर्स मार्केट में इशू करती है या फिर अलॉट करने वाली होती है तो लोग ओवर सब्सक्राइब कर देते हैं। ठीक, चलिए अब कैसे ट्रीटमेंट होगा उसका, लेट्स कम टू दैट। ओके जी, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी मेड टू ऑल द एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेंट, हर एप्लीकेंट को अब पेमेंट नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि कंपनी ने तो इतने ही शेयर्स अलॉट करने थे, तो कंपनी जितने ही अलॉट करने थे उतने ही करेगी। जो भी एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा है उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा, लेट्स कम टू दैट। ठीक है, उनमें से कुछ को रिजेक्ट कर दिया जाएगा एंड कुछ के साथ क्या किया जाएगा, पार्शियल और प्रोराटा अलॉटमेंट, कुछ के साथ प्रोराटा अलॉटमेंट होगा। दैट मीन्स कि उनकी पेमेंट को रख लिया जाएगा और जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट होगी वो उनकी अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट कर देंगे, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोराटा एंड रिजेक्शन, या फिर क्या किया जाएगा, अगर उनके 15,000 है तो 5,000 रिजेक्ट कर देंगे और 10,000 को एडजस्ट कर लेंगे ऑन अलॉटमेंट मनी। ठीक, अब एक चार्ट से समझेंगे, इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि एग्जाम में ओवर सब्सक्रिप्शन, फोरफीचर, रीइश्यू इनमें से ही कुछ आएगा, हमें भी पता है, और हम इन्हीं में घबराते हैं, इन्हीं में ही हमें इश्यूज हमेशा रहते हैं। ठीक, तो इन्हीं को अभी के अभी ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है जी, ओके, चलो अब एंट्री देखते हैं क्या होगी। फॉर एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री बिल्कुल सिंपल एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं वो हम बाद में करेंगे, पहली एंट्री में एडजस्टमेंट नहीं करनी। ठीक है, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हम सिंपल सी एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन विद द एक्सेस अमाउंट, यानी कि जितना अमाउंट भी हमने लोगों से रिसीव किया। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि हमने मार्केट में 20,000 शेयर्स अलॉट करे हैं, बट एप्लीकेशंस आ गई हैं 30,000 की, तो पहली एंट्री जो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन वो 30,000 से ही होगी। ठीक है, जो भी हमने इशू करा है उससे नहीं होगी, बल्कि जितना लोगों ने अप्लाई करा है उससे होगी पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इतनी बातें हर बच्चे को समझ आनी चाहिए, पहली एंट्री तो किसी की गलत नहीं होगी अब। ठीक है, अब फर्दर एक्सेस मनी के साथ क्या ट्रीटमेंट करना है वो देखते हैं। अब जो भी मनी रिजेक्ट होगी, यानी कि रिफंड एंड रिजेक्ट जिसे बोलते हैं, उसकी एंट्री हम बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट, यानी कि हम अपने बैंक में डाल देंगे और बैंक उस पर्सन को वापस कर देगा वो मनी। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ये हम सेकंड एंट्री में एडजस्टमेंट कर रहे हैं। हम हमेशा एक एंट्री बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वो एंट्री वैसे के वैसे ही बनेगी विद द अप्लाइड अमाउंट। अब उस अप्लाइड अमाउंट की हम रीजंस लिखेंगे इन द सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, अगर हमने सिर्फ और सिर्फ रिजेक्ट एंड रिफंड किया है, और अगर हमने एडजस्टमेंट करी है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस, यानी कि प्रो राटा की यहाँ पर बात हो रही है कि प्रो राटा अगर हम करेंगे तो कॉल्स इन एडवांस में वो अमाउंट आ जाएगा जो भी उस पर्सन ने एक्स्ट्रा पे किया होगा, चाहे वो एप्लीकेशन पर ही क्यों ना हो, वो हम एडजस्ट कर लेंगे इन अलॉटमेंट, यहाँ पर वो अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, कैसे अमाउंट्स की एंट्री होगी बिल्कुल अभी डिस्कस करेंगे, टेंशन फ्री रहो, क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है जी, बट अगर दोनों की दोनों बात साथ हो जाती है कि हमने प्रोराटा भी करना है और हमने रिजेक्ट भी करना है, तो पहले हम एंट्री बना देंगे अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जिसमें हम वही अमाउंट एंटर करेंगे जो एक्चुअल अमाउंट है। ठीक है, जितना रिसीव कर लिया कंपनी ने लोगों से। उसके बाद सेकेंड एंट्री में हम सारी एडजस्टमेंट्स करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अब इनमें क्या क्या आएगा, शेयर एप्लीकेशन में टोटल अमाउंट आ जाएगा जितना हमने लोगों से लिया है, शेयर कैपिटल में उतना आएगा जितना हम रिसीव करना चाहते थे, बैंक में वो आएगा जितना भी रिजेक्टेड है, अलॉटमेंट में वो आएगा जो भी अलॉटमेंट में हम एडजस्ट कर रहे हैं, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा मनी रिसीव हुआ है और हम अगले पर्सन की अलॉटमेंट मनी में वो एडजस्ट कर रहे हैं। एंड अगर कोई कॉल्स के लिए भी पैसा बच जाता है उसकी अलॉटमेंट भी कंप्लीटली पे होने के बाद, तो हम टू कॉल्स इन एडवांस में वो अमाउंट एंटर कर देंगे। इतनी बात समझ आई हमें? चलिए आते हैं क्वेश्चन पर, ध्यान से क्वेश्चन को समझना एंड देन एंट्रीज पर आएंगे। चलिए, सो क्वेश्चन कहता है गोविंद लिमिटेड इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस ऑफ 20,000 शेयर्स। 20,000 शेयर्स के लिए प्रोस्पेक्टस इशू किया गया,
ध्यान से एक एक बात को बहुत स्लोली समझेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहा है। अब 10 ईच था साथ के साथ, शेयर्स एट 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3 रुपीज का प्रीमियम रहा, जिसमें कि 4 रुपीज का एप्लीकेशन था, 5 का अलॉटमेंट एंड 2 रुपीज का फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपीज का फाइनल कॉल। ठीक है, अब एप्लीकेशन एक्चुअल में रिसीव कितना हुआ, 27,000 का एप्लीकेशन रिसीव हुआ, दैट मीन्स कि 7,000 ज्यादा रिसीव होते हैं यहाँ पर। ओके, डायरेक्टर्स अलॉटेड, डायरेक्टर्स ने क्या प्लान किया, दोनों चीजें करेंगे हम, कुछ शेयर्स को रिजेक्ट करेंगे और साथ साथ कुछ शेयर्स को हम प्रोराटा के बेस पर फर्दर एडजस्ट कर देंगे। ठीक है जी, सो यहाँ पर क्या हुआ, अप्लाइड देखते हैं कितने हैं एंड अलॉट कितने हुए, अप्लाइड एंड अलॉटेड। सो यहाँ पर जिस भी पर्सन ने 16,000 तक के शेयर्स, 16,000 शेयर्स मांगे थे कंपनी से, कंपनी ने उनको फुल्ली अलॉट कर दिया। ठीक है जी, एंड जिस भी शेयर होल्डर ने 6,000 शेयर्स के लिए बोला था उसको कंपनी ने 4,000 के शेयर्स दे दिए, एंड जिस भी पर्सन ने 5,000 शेयर्स के लिए डिमांड करा था उनको कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, सो टोटल अप्लाइड थे 27,000 एंड अलॉट किए गए 20,000। क्लियर है, इतनी बात समझ आई सभी को, इतना हमें क्लियर हुआ ओवर सब्सक्रिप्शन की, इतनी बात हमें समझ आ गई। अब सबसे पहली एंट्री पर आएंगे, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। सबसे पहले एंट्री क्या करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने से करोगे, 27,000 इनटू 2,80,000 27, ओके जी ये क्या है, ओके जी 2,80,000। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन लगता है अलग आ गया, चलो इसको इग्नोर करते, हम अपना सोल्यूशन करते हैं खुद। ठीक है जी, तो हम क्या एंट्री करने वाले हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 27,000 इनटू 13 करेंगे, कितने के शेयर्स हैं हमारे पास, 10 ईच विद अ प्रीमियम ऑफ 13। सो प्रीमियम तो हम एडजस्ट करेंगे ऑन अलॉटमेंट। सो एप्लीकेशन मनी कितना है, 4 ऑन एप्लीकेशन। ठीक है जी, तो 27,000 इंटू 4 करेंगे हम यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात, चलिए 27,000 इंटू 4 हो जाएगा 1,08,000। ओके, ये बिल्कुल सही था, दिस इज जस्ट अ कंफ्यूजन। ओके, सो ये था हमारे पास 1,08,000 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट एंट्री करनी है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि 1,08,000 हमने रिसीव करा है। अब हमें यहाँ पर रीजंस स्टेट करने हैं कि ये क्यों रिसीव करा, कैसे रिसीव हुआ। ठीक है, तो ये रीजन स्टेट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर शो करेंगे कि कैपिटल में कितना पैसा आना चाहिए था, एक्चुअली कितना आना चाहिए था, 20,000 इंटू 4 आना चाहिए था, दैट इज 80,000। 5,000 के शेयर्स हमने रिजेक्ट कर दिए, दैट मीन्स 5,000 इंटू 4 एंड रिमेनिंग कितना बचा, 8,000। सो 8,000 हम एडजस्ट कर देंगे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, जब भी अलॉटमेंट की मनी आनी होगी तो हम ये समझ लेंगे कि 8,000 हमने एडवांस में रिसीव करा है। ठीक है, जैसे हम एडवांस की एंट्री करते हैं वैसे ही हम एंट्री कर देंगे यहाँ। ठीक है जी, ओवर सब्सक्रिप्शन की बातें समझ आई कि ओवर सब्सक्रिप्शन की मेन एंट्री ये दोनों होती है, स्टार्टिंग एंट्रीज, फर्दर एंट्री तो हमें सारी आती है, बस मेन एंट्री ये दोनों है, यहाँ पर ही हमें सब कुछ शो करना होता है। क्लियर हो रही है इतनी बातें, चलिए आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर फॉर योर टर्म एंड एग्जाम कि फॉरफीचर और री इशू के कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत ध्यान से देखना है, एक एक क्वेश्चन, एक एक पार्ट को बहुत ध्यान से समझेंगे। चलिए, ओके, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ रवि एट 10 ईच, 8 कॉल्ड अप। कॉल्ड अप को हमेशा बहुत अच्छे से मार्क कर लेना क्योंकि कॉल्ड अप ही हमेशा एग्जाम में मिस्टेक करवा सकता है और कुछ मिस्टेक नहीं हो सकती कॉल्ड अप के अलावा। ठीक है, ऑन विच he had paid application and allotment money of 3 per share। एप्लीकेशन और allotment मनी पेड है एंड
आउट ऑफ दीज रीइशू आए, रीइशू की बात बाद में करेंगे, पहले फॉरफीचर की एंट्री करेंगे, ठीक है। आए फॉरफीचर की एंट्री पर, ठीक है जी। फॉरफीचर की एंट्री बता दो मुझे क्या होती है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल इन एडवांस। यहाँ पर कॉल्ड अप कितना है, 8 कॉल्ड अप है। 8 कॉल्ड अप होने का मतलब क्या है, 200 इंटू 8 आएगा शेयर कैपिटल में। फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, 6 रुपीज फॉरफिटेड है, 200 इंटू 6 आ जाएगा फॉरफीचर में। कॉल इन एडवांस में कितना आएगा, 200 इंटू 2। इतनी बात हमें समझ आई है, नहीं आ गई ना। चलिए अब देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर्स एंड शेयर फॉरफीचर। यहाँ पर कह रहे हैं कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का दोनों का कंबाइंड मनी 3 है, सो कॉल्स इन अरियर है 5, ठीक है। एंड फॉरफीचर कितना किया कंपनी ने, 3 रुपीज का। इतना समझ आया। रीइशू की एंट्री करें हम। चलिए रीइशू में कहा गया है कि आउट ऑफ दीज 100 shares were reissued as fully paid up for 8 per share। कह रहे हैं कि 1000 रुपीज पूरा हमने 1000 रुपीज रिसीव कर लिया, बट हमने री इशू किया है उसे 8 पर शेयर पर। 8 पर शेयर पर री इशू करने का क्या मतलब है, 2 रुपीज का डिस्काउंट है या नहीं है, 2 रुपीज का डिस्काउंट है या नहीं है, ठीक है। डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है जी। 10 आ जाएगा शेयर कैपिटल में एंड फॉरफीचर में आ जाएगा 2 यानी कि डिस्काउंट, एंड बैंक के पास टोटल रिसीव होगा 800। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, ठीक है। अब वो बात करते हैं। सो हमने क्या करा था, 100 शेयर्स यहाँ पर फॉरफिट करे थे, 100 शेयर्स हमने यहाँ पर फॉरफिट करे थे, 100 इंटू 2 करा था यहाँ पर। अब अगर हम यहाँ पर कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना चाहते हैं, इजीएस्ट मेथड मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इतना सा दिमाग लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना। बाकी वो जो कैलकुलेशंस कर करके हमारा दिमाग खराब हुआ पड़ा वो नहीं करना, इजीएस्ट मेथड डिस्कस करने वाले, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखो कि कैपिटल, यहाँ पर हमें देखना है कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट गया, यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ। अब वो प्रॉफिट मुझे सोचकर बताओ कि ये जो डिस्काउंट दिया है ये प्रॉफिट में से कम होगा, ये जो डिस्काउंट दिया है ये लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट अगर 100 शेयर्स की बात करें तो 100 शेयर्स पे कितना प्रॉफिट हुआ, 100 शेयर्स पे 300 का प्रॉफिट होता। अगर हम यहाँ पे 100 इंटू 3 करते तो 300 आ जाता, ठीक है। सो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ था 300 का, जिसमें से हमने डिस्काउंट दे दिया 200 का, तो कैपिटल रिजर्व में कितना गया, 100 गया। इजी था या नहीं, अभी मुझे सोचकर बता देना इजी था या नहीं, ठीक है जी। अब फॉरफीचर का क्वेश्चन, री इशू का क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट। वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स एट ₹10 ईच, 7 कॉल्ड अप कितने थे, 7 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2, जिसमें से 2 पेड नहीं है और 5 फॉरफिटेड है, ठीक है। सो यहाँ पर जल्दी से एंट्री बनाएंगे। शेयर कैपिटल, 2 शेयर फॉरफीचर, 2 शेयर फर्स्ट कॉल या फिर 2 कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर में आ जाएगा 2, कॉल्ड अप कितना है 7 एंड 5 रुपीज जो है हमने रिसीव कर लिए, ठीक है। ये एंट्रीज हमें समझ आ गई, इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं री इशू कैसे किया। री इशू करने में क्या हुआ, आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स को री इशू किया गया एट इमीडिएटली एट 6 ईच। 7 रुपीज का फॉरफिट करा था, 6 रुपीज का री इशू करा है। 1 रुपीज का डिस्काउंट है या नहीं, इजी है, सिर्फ एक 1 रुपीज का डिस्काउंट है यहाँ पर। तो एंट्री क्या बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल, कैपिटल जाएगी 7 की, फॉरफिचर होगा 1 रुपीज का, बैंक में आएंगे 6। देखें, दिस इज योर 100 इंटू 6, दिस इज 100 इंटू 1 एंड दिस इज 100 इंटू 7। 7 क्यों हुआ, क्योंकि 7 से फॉरफिट किया था। क्लियर है ये बातें या नहीं। अब आती है प्रॉफिट की बात कि प्रॉफिट कितना हुआ वो कैसे कैलकुलेट करें। तो प्रॉफिट देखो जी, अगर लॉस हुआ है 100 रुपीज का, पहले ये देख लो कि 100 रुपीज का ना लॉस हुआ है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ था,
प्रॉफिट हुआ था 5 रुपीज का, 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था या नहीं, तो 100 इंटू 5 अगेन कर दो। यहाँ पर रीइशू भी तो 100 शेयर्स हुए, तो अगर हम 100 इंटू 5 कर दें, दैट मीन्स कि 500 का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से हमने 100 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया है, तो कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा, 400 आएगा, एंड 400 का प्रॉफिट हो जाता है फर्म को। शेयर फोर्फेटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे 400 रुपीज। क्लियर हुई ये बातें? चलिए ऐसे ही हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी आई एम गोइंग टू डू एंड डी यू ऑल विल ट्राई, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट आंसर आप सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है जी, चलिए, बट डी सबसे इजीएस्ट है, एक्चुअली डी इज द इजीएस्ट। चलो कोई बात नहीं, सी भी हम कर लेते हैं। सी में क्या हुआ, 600 शेयर ऑफ ₹10 each on which first call of 3 per share was not received, फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई, ठीक है, एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल अभी तक मेड ही नहीं है, दैट मीन्स कि 8 रुपीज कॉल्ड अप हो जाते हैं अगेन। मेड का क्या मतलब है कि अभी तक उसको इनवाइट ही नहीं करा गया, ठीक है। अब देखो 600 इंटू 8 करोगे, कॉल्ड अप 8 आया, कैसे आया, क्लियर हो गया, ठीक है जी, क्लियर है ना इतनी बातें, ठीक है। 600 इंटू 8 कर देंगे हम यहाँ पर, चलिए ओके, एक सेकेंड, चलिए ठीक है जी। सो इतनी बात हमें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 3 रुपीज वॉज नॉट रिसीव्ड, 3 रुपीज की पेमेंट नहीं आई थी, फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं आई थी, तो 8 में से 3 नहीं रिसीव हुए तो 5 रिसीव हुए, और जो रिसीव हुआ उसको फॉरफिट करना है, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफिचर, 2 कॉल्स इन एडवांस, 3 रुपीज कॉल्स इन अरियर, 3 रुपीज कॉल्स इन अरियर हो गए, 5 रुपीज फॉरफिचर हो गई, और टोटल हो जाता है 8, ठीक है, क्लियर है। 600 इंटू 8, 600 इंटू 3, 600 इंटू 5, फॉरफिचर की एंट्री हर बच्चे को आ गई। ओके जी, रीइशू की बात करते हैं। रीइशू कैसे हुआ, 200 शेयर्स वर रीइशूड एट 8 पेड अप एंड 7 पर शेयर, 8 रुपीज पेड अप हुए और 7 रुपीज रिसीव करे, दैट मीन्स कि 1 रुपीज का डिस्काउंट दिया गया, 1 रुपीज का डिस्काउंट दिया गया यहाँ पर, ठीक है ना। कितने शेयर्स थे, 200 शेयर्स थे, सो 200 इंटू 8 हमने करा यहाँ पर, ठीक है, 207 बैंक में आ गए और 1 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि प्रॉफिट कितने का हुआ। प्रॉफिट देखने के लिए मुझे एक बात बताओ कि सबसे पहले हमें क्लियरली क्या देख रहा है यहाँ पे कि लॉस कितने का हुआ, डिस्काउंट हुआ है 200 का, ठीक है, माइनस का 200। अब बेनिफिट कितना हुआ था फर्म को, अगर हम 200 की टर्म्स में देखें, 200 शेयर्स की टर्म्स में देखें, तो बेनिफिट हुआ था 500 का, सो 1000 रुपीज का बेनिफिट हुआ था, 500 का 1000 कैसे आया, अभी क्वेश्चन अगर ये माइंड में आ रहा है तो इसका आंसर ये है कि अगर हम 200 इंटू 5 करते, यानी कि अगर 200 शेयर्स का बेनिफिट देखें, 200 इंटू 5 आ जाएगा 1000, एंड 1000 में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो 800 का हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट जो फर्म ने अर्न करा है दैट इज 800। इजी था ये मेथड या नहीं, डी वाले क्वेश्चन ट्राई करके कमेंट सेक्शन में आंसर मुझे बता देना, क्योंकि इजीएस्ट क्वेश्चन है एंड आप सभी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फॉरफिचर री इशू की एंट्री, ठीक है जी, जुडिशरी पढ़ा दो, ठीक है जी। सो फॉरफिचर री इशू की एंट्री समझ आई हर बच्चे को, सारी की सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए, एंड कोई भी डाउट्स, कोई भी इश्यूज आप लोगों को रह जाते हैं कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। आज का सेशन, आज की बातें एंड होती हैं यहाँ पर। लर्न करो ऐप आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर दुनिया के बेस्ट नोट्स, एंड टेलीग्राम ग्रुप भी आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। आज का सेशन एंड होता है यहाँ पर, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।